इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो कहता है मणिपुर में रेप किया है, मैं एक लड़की को लाता हूँ 3 बार पहलवान मिलकर उसको रेप कर दे, वो लोग बदमाशी होता है, बदमाशी करता है, उसको कौन मार सकता है? वो तो बाद में आया भी कि कितना हिंदू को मारा है वो लोग। यहाँ का विधायक का मंडल जो भूमिहार है वो यादव उसको लाठी से मार देगा। यादव क्षत्रिय है, सब जानता है। हमारे टक्कर में कोई नहीं है। मैं सब पार्टी में बीजेपी ही नहीं, जो भी कैंडिडेट है उससे मैं सबसे मजबूत हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी देर है, लेकिन चुनावी विषाद बिछाए जा रहे हैं। बीजेपी बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 40 पर जीत के दावे अभी से कर रही है, तो इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। लेकिन इस बीच उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर भी दावेदारी करने में किसी से पीछे नहीं हैं और उम्मीदवार अपनी पसंदीदा लोकसभा सीट पर अभी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं इस वक्त हमारे साथ, जिनका नाम है रामचंद्र यादव, और ये मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। इनका दावा है कि मधेपुरा से ये बीजेपी के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट हैं और यही इकलौते ऐसे शख्स हैं जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वहाँ मात दे सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रामचंद्र यादव बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बड़े भाई हैं, ड्यू में प्रोफेसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे बातचीत का सिलसिला। क्या आपको पार्टी मधेपुरा से उतारने जा रही है? वो मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो पार्टी पर निर्भर करती है कि मुझे पार्टी उतारती है या नहीं उतारती है। लेकिन आप तो अभी ये कहते रहे हैं कि हम मधेपुरा से हम सबसे योग्य कैंडिडेट हैं, बीजेपी को हमारे जैसा कैंडिडेट हूँ। हमारे टक्कर में कोई नहीं है। मैं सब पार्टी में बीजेपी ही नहीं, जो भी कैंडिडेट है उससे मैं सबसे मजबूत हूँ। लेकिन आपके पास चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। आपके भाई जो चंद्रशेखर जी हैं, जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो क्या आप उनके खिलाफ मैदान में होंगे? पार्टी कहेगी तो कुछ कर सकते हैं। पार्टी डिसिप्लिन तो मानना ही पड़ता है। जो पार्टी कहेगी वो मैं मानूंगा। पार्टी कहेगी तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर जी के सामने आप टिक पाएंगे? हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। वहाँ जाके पिछले बार भी लोग ले गया था शरद जी को। मैंने शरद जी के खिलाफ कैंपेनिंग किया था और रिकॉर्ड वोट से मैंने शरद जी को लगभग 3,70,000 वोट से मैंने उनको हरवाया था, कह के चैलेंज करके, और आप भी थे वहाँ उसमें। लेकिन जो हम जान रहे हैं कि जो भी ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक चंद्रशेखर जी की वहाँ ज़मीन बहुत ही अच्छी है और उनको मात देना आसान नहीं। चंद्रशेखर जी कैसे आया पॉलिटिक्स में, ये तो आप देखिए। उस ज़मीन हमारी थी या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी की थी, इसको तो आप देखिए कैसे आया है, वो कैसे जीता है। कैसे आया? मैंने किसान लड़ाई लड़ा था 2000 में। उस किसान लड़ाई के और बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये, जो कोई नहीं कर पाया था। और पहले केवल 3 ही डिस्ट्रिक्ट में, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में फसलों का खरीद बिक्री होता था। आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, और ये सब जो उस समय के मंत्री थे वो लोग भी कहते थे असंभव है। मैंने उसको लड़ाई करके किसान को इकट्ठा करके मैंने खुलवाया वहाँ पर FCI। और सबसे बड़ी बात है, मैंने विजिट किया था यूपी में, जो एग्रीकल्चर मंत्री थे उसके यहाँ भी बैनर लेके लोग गेहूं की खरीदारी नहीं होती थी। और हमारे यहाँ मैंने अनशन पर बैठा, 1 सप्ताह मैंने भूख हड़ताल किया, फास्ट अनटू डेथ, और वहाँ सरकार को झुकनी पड़ी। और हमारे यहाँ गेहूं की भी खरीदारी हुई, धान की भी खरीदारी हुई, और उसका परिणाम ये था कि मैं रोड पर सबके सामने गिर गया था, बेहोश होकर मैं गिर गया था। फास्ट अनटू डेथ के बाद
और हमको उठा के डॉक्टर के पास ले जाया गया। लैट्रिन उटरिन सब कुछ मुझे रोड पर हो गया था। तो किसान आंदोलन का वो प्रोडक्ट है। किसान आंदोलन मेरा है, संगठित मैं शुरू से किया हूँ। नहीं, लेकिन मेरा भाई था इसलिए मैंने उसको दे दिया। तो अब भाई से आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि आप रामचंद्र यादव जी, आपको जलन हो गई छोटे भाई से। जलन क्यों होगा मेरे छोटे भाई से? जलन क्यों होगा? जलन क्या, मैं तो उसको भी बहुत प्यार करता हूँ। जलन क्यों होगा? एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है। मैं कम्युनिस्ट विरोधी हूँ। मैंने कम्युनिस्ट को मधेपुरा में भी भगाया है। मधेपुरा में भी मैंने कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, ये सब जानता है। मैंने जेएनयू में कम्युनिस्ट को भगाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगाया है। कम्युनिस्ट दोनों जगह पहले अड्डा गाड़े हुए था, मैंने वहाँ पे भगाया है। आपके छोटे भाई चंद्रशेखर जी कहते हैं कि जो रामायण है, आप लोग जय श्री राम करते हैं, बीजेपी में हैं आप, आपके छोटे भाई राम जी कहते क्या उनसे पेट भर जाएगा? भाई देखिए, रामायण पर तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अवधि जाने हुए ये कह दे कि मैं रामायण का मास्टर हूँ, वो नहीं हो सकता है। कोई बिना फारसी जाने हुए कोई कह दे मैं अकबर पर मास्टरी हूँ, जानता हूँ, औरंगजेब पर जानता हूँ, ये संभव नहीं है। किसी भी चीज़ को बिना स्टडी किए हुए ढंग से, और स्टडी वही कर सकता है जो ओरिजिनल सोर्स जानता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना ओरिजिनल सोर्स पढ़े हुए किसी को कोई चीज़ पर दावा नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ठीक है, नारी की अभी आपने बात किया, क्या हिम्मत करेगा कोई बोलने का? मान लीजिए तुलसीदास जी ने बोला ही, पहला पॉइंट, अगर तुलसीदास ने बोला ही नारी पे, तो नारी पे पहले एस.के. सरवानी शेरशाह के हिस्टोरियन थे। उनकी किताब है पर्शियन में शेरशाह व वक्तस्य, मतलब शेरशाह और उसका समय। उन्होंने नारी पे बोला है। क्या कोई हिम्मत करेगा बोलने का? हिम्मत है तो कोई बोले, चाहे महागठबंधन का कोई नेता हिम्मत है तो बोले उस पर। क्या बोला है उन्होंने? अब बोला है, हम क्यों बोलूँ नारी पे, क्या बोला है? उसके अलावा वो बोला है कि नारी जो है बहुत क्या कहते हैं, धूर्त होती है नारी, नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और नारी ने धोखा देके अपने हस्बैंड को, शेरशाह को लाकर मैं बोल ही देता हूँ, शेरशाह को पैसा की ज़रूरत थी, शेरशाह के साथ भाग गई और सारा संपत्ति अपना हस्बैंड का शेरशाह को दे दी। कोई बोलेगा कि नारी क्या कहते हैं, छल है, क्या कहते हैं, धूर्त है? इसके अलावा औरंगजेब के हिस्टोरियन मीरात अहमदी लिखे हैं, अली मोहम्मद खां, उन्होंने कहा है फरेबे जनान खैरी विसियारस्त। क्या कोई हिम्मत करेगा बोल के देखे? वो तो इतना तो लिखा है कि उसका जो है मतलब इसका ये हुआ कि फरेबे जनान खैली विसियारस्त, औरत का जो धूर्तपना है दैट इज़ सफिशिएंटली ग्रेट। कोई बोलेगा, कहे तो हिम्मत करे तो। ये हो गया हिंदू रिलीजन कि भाई बेचारे, एक हमारे यहाँ कहावत है कि बेचारे की बीवी सबकी भौजाई होती है। कोई आवे हिंदू रिलीजन को एक धक्का दा दो, हिम्मत है कोई बोल के देखे? नारी पर उससे और क्या खराब हो सकता है क्या? वो तो लिखा है स्पष्ट कि और मर्द जो है बहुत अच्छा होता है, दो दिल रखता है, और दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिसीटफुलनेस ऑफ वीमेन। कहिए तो कोई हिम्मत करेगा? वो बात अलग है और ये बातें अलग है। आप एक तरह से अपने भाई के ही पक्ष में बात कर रहे हैं कि तुलसीदास जी ने भी तो वही कह रहे हैं। जो आपके भाई चंद्रशेखर जी हैं, वो भी नारी को नीच दिखाने की कोशिश की है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, एक तो तुलसीदास जी क्या बोले हैं, जब किसी को उसके लिए अवधि का ज्ञान होनी चाहिए, समझे ना? तो चंद्रशेखर जी की योग्यता पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। अवधि नहीं आती है, हमको भी नहीं आती है, तो योग्यता पर सवाल की क्या बात है? हम नहीं जानते अवधि नहीं आती है उनको। अब हमको फारसी नहीं कि हम औरंगजेब को क्रिटिसाइज़ करेंगे, अकबर को क्रिटिसाइज़ करेंगे, बताइए। लेकिन वो तो भाषण लंबे चौड़े दे रहे हैं, रामचरितमानस से लेकर के तमाम चौड़े आप क्यों दे रहे हो? तो उनसे वो कहेंगे ना क्यों दे रहे हैं। मेरे ख्याल से बिना ओरिजिनल सोच पढ़े हुए किसी पर कोई मास्टरी नहीं कह सकता कि हम उसका हम एक्सपर्ट हैं, उसका हम मास्टर हैं। नहीं, आप ही बताइए क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है कि दे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है?
राजनीतिक कारण है ही। ये भाषण दे के यहाँ यादवों का नरसंहार हुआ। कहाँ नरसंहार हुआ? कटिहार में, दियारा में। मोहना सिंह उर्फ मोहन ठाकुर ने यादवों का नरसंहार किया। वहाँ राहुल यादव, पिंटू यादव, कोई की बहन है, सुंदर है, पढ़ना छोड़ दी, किसी औरत को उठा के ले जाता है मोहना ठाकुर। वो 1979 में छपरा से आया। आज के डेट में 1200 एकड़ उसको ज़मीन कब्जा किए हुए है। यादव से पर भैंसू रंगदारी लेता था, 2000 रुपया महीना, और खेती का 5000 रुपया लेता था सालाना। 2000 सालाना, सॉरी महीना ने, सालाना। इस पर सब भोला पासवान का छीन लिया वो ज़मीन 14 बीघा, कुशवाहा लोगों का छीन लिया, सबका छीन लिया। यादव कुछ बोला, यादव का नरसंहार किया। यादव लोग आंदोलित हो रहा था। यादव तक तो इतना तक बोला था कि गंजा पी ले के बोरा गल हो तेजस्वी भैया, कहिए मैं सुना दूँ आपको, मोबाइल में है, बटवा ले यह यादव का कठपुतला समझ लो। इसकी राजद कार्यकर्ता है, क्या है लड़की का नाम, डिम्पल या कुछ, हम नाम भूल रहे हैं, उसी टाइप का है। वो भी गाई है, खेसारी लाल गाया है, टुनटुन यादव गाया है। करीब करीब 15-20 यादव से आंदोलित हो रहा था। एक यादव उसको वोट नहीं देता जो दियारा की स्थिति थी। वहाँ एक मिश्रा रिपोर्टर थी, वो कहा उसको गब्बर सिंह का टाइटल दिया मोहना सिंह उर्फ मोहन ठाकुर को। तो ये यादव आंदोलित हो रहा था। उल्टे ये लोग कह रहा था कि यादव लोग जो है भैंस चराने क्यों जाता था, वहाँ राइफल लेके भैंस चराने जाता था। भाई आप, मैं ये कहता हूँ, आप यादव का नेता बनते हो, आपको बथान सिस्टम नहीं मालूम है, आपको पोस्टर सिस्टम नहीं मालूम है, आप ये समझ में नहीं आती है कि राइफल लेके, चोरी का राइफल लेके कोई भैंस चराने क्यों जाएगा? ये है संभव? राइफल लेके, चोरी का राइफल लेके लोग घोड़ा से जा सकता है या गाड़ी से जा सकता है। यादव लोग को आंदोलित कर रहा था, इसको वोट नहीं देता, खिलाफ कर रहा था, आंदोलन करने वाला था। तो ये यादवों का ध्यान, भाई ये पॉलिटिकल मोटिव है, कम्प्लीटली पॉलिटिकल मोटिव इज बिहाइंड दैट। और इस ये करके इन्होंने पार्टी को, यादव जो आंदोलित हो रहा था, यादव जो छोड़ता राजद को, उसको इन्होंने बचा लिया, ध्यान बंटवा दी। मतलब क्या है आप कहना चाहते हैं कि आपके भाई इसके लिए मोहरा बने? हाँ, मोहरा है ही, इसको तो पार्टी को बचाया है ये। मैं तो क्लियर कहता हूँ, मैं तो पहले ही बोला, सबको बोला हूँ, इंडिया टुडे में बोला हूँ, दैनिक भास्कर वाले को बोला हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको मोहना ठाकुर उर्फ मोहन ठाकुर 2 दिसंबर 2022 की घटना है। एक तो कोई रिपोर्टर जाता नहीं था, एक गया, उसका मर्डर हो गया। एक यादव जी बहुत दूर से 400 किलोमीटर से जाके इस चीज़ को उखाड़ा। 12 दिसंबर को ये मामला आया है और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या है सरकार ये बताइए? मोहना ठाकुर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, घूम रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, 20 यादव का और कत्ल करूंगा, पांडव होगा, महाभारत होगा, 20 विकेट और गिराऊंगा। इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है। वो थोड़े कि पूजा नहीं करता है, वो तो काफ़ी देखा है, विजिट किया वहाँ क्या पर। कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो डिप्टी सीएम हैं वो डर गए हैं, इसलिए जो है चंद्रशेखर जी का इस्तेमाल कर लिया, ऐसी बातें कह रहे हैं आप? क्या डर गए, हम समझे ना। मोहन ठाकुर से डर गए हैं? डर नहीं रहा है। आप कोई क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करते हो। वहाँ ये भी चार्ज है कि यहाँ का विधायक का मंडल जो भूमिहार है, वो यहाँ का विधायक उसको, वो यादव उसको लाठी से मार देगा। यादव क्षत्रिय है, सब जानता है, लेकिन यहाँ से राजद का विधायक उसको AK-56 AK-47 जो पता है उसको सप्लाई करता है। जो डरने गया था, अभी तो अरेस्ट किया है। मोहना ठाकुर अरेस्ट हुआ, पता कीजिए किसी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। एक पूर्ति के लिए उसके माँ को अरेस्ट किया है, इंटरव्यू दे रहा है। कई बार आप, मैं दिखाऊंगा आपको, चाहिए तो मैं प्रूफ दूंगा कि मैं 20 यादवों को और मारूंगा। हम लोग भी गए थे वहाँ, हम भी गए थे। पप्पू यादव गया, कोई संतोष यादव गया, कुछ बोला इधर उधर। पप्पू यादव आर से पार की लड़ाई होगी। संतोष ही बोला तो कहा यादव का जोकर पहले मेरे घर पर आवे, नहीं तो मैं 20 और मारूंगा। कंप्लीटली दैट इज पॉलिटिकल मोटिव।
behind what? Education Minister, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। एजुकेशन मिनिस्टर आप जो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिव है, इसके पीछे कारण है, लेकिन चंद्रशेखर जी तो इसके कारण जो है सत्ता प्रतिष्ठान का शिकार भी हुए। वो उन्हें दफ्तर जाने कई दिनों तक दफ्तर नहीं गए। वो तो उसका अपना मामला है, उस पर हम क्या कहेंगे, दफ्तर गए कि नहीं, क्या मामला है, क्या पाठक जो का। आप आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला। आरोप नहीं लगा हूँ, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, प्रॉपर सही बात है, और कोई छोटा घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना है। मोहननाथ सिंह और मोहन ठाकुर का अभी भी वो जिंदा है। इसको पहले तो इन्होंने मोड़ना चाहा कि भाई यादव लोग क्रिमिनल था इसीलिए उसको मारा, जबकि वहाँ पर कोई दास है, एसपी है, उन्होंने बोला कि जो जिसका वहाँ पर एसपी रह चुका है वो कोई दास नाम है, कि वहाँ जिस आदमी का की हत्या हुई है किसी का ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये बताएं कि रामचंद्र यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी उनको टिकट देगी? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई है, आपने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है, तो क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो पार्टी पर निर्भर करती है। पार्टी तो मैं निस्वार्थ, मैं आश्वासन थोड़े लिया हूँ, मैं तो निस्वार्थ भाव से, चूँकि मैं एक देशभक्त हूँ और राष्ट्रवादी हूँ, ओबीसी का हितैषी हूँ। मोदी जी का नेतृत्व हमको अच्छा लगा। आरक्षण पे मोदी जी ने जो किया वो कोई नहीं किया, ये लोग ठगा है शुरू से लेके। मोदी जी ने आरक्षण को ठीक किया है, संवैधानिक दर्जा दिया है। मोदी जी के बारे में सीएम नीतीश कहते हैं कि एक जो वो आदमी सिर्फ भ्रम फैलाता है और प्रचार तंत्र के सहारे चल रहा है, कुछ नहीं विकास के काम हुए हैं। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, और आप मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। इतिहास कैसे बदलने की कोशिश हो रही है? आप सुनिए, आप 1969 में क्या इतिहास बदला है उसको ये जो बोलते हैं वो, मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती का सुन रहा था। आई बेग डिफर फ्रॉम हिम बिकॉज ही वॉज माई टीचर। वो बोले कि इतिहास ख़त्म कर रहा है, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमिक हिस्ट्री की ओर बढ़ रहा है। तो भाई मैं प्रोफेसर साहब से कहना चाहूँगा, चक्रवर्ती साहब से, कि कौन कैसे शुरू हुआ ये? मोदी जी बदल रहे हैं। 69 के दशक में इंदिरा जी को ज़रूरत पड़ी, माइनॉरिटी में गवर्नमेंट आ गई थी। आप ये बताइए सर कि सीबीएसई के जो 9th 10th के जो बुक में लोकतंत्र के चैप्टर क्यों बदल दिए गए? क्या फिर से सवाल? लोकतंत्र पढ़ाए जा रहे थे 9th 10th के बच्चों को, वो क्यों बदल दिया गया? छोड़िए, पहले आप ये डिस्कशन कि कुछ ने बदल रहा है, ये लोग झूठ, ये आप ये इस पर सुनिए ना, एक चीज़ पर बहस कीजिए आप, जो मैं जानता हूँ। 69 आपने कहा कि हम राष्ट्रवाद के पुजारी हैं, राष्ट्रवाद। आप सुन तो लीजिए, जी जी, पहले सवाल किए, सुन तो आप लीजिए। 69 में इंदिरा जी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में थी, कम्युनिस्टों ने इसको बचाया। जेएनयू कम्युनिस्ट का अड्डा हो गया, टीचर का। और जमाना था प्रोफेसर नूरुल हसन, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, प्रोफेसर सतीश चंद्रा, प्रोफेसर रोमिला थापर, और पॉलिटिकल हिस्ट्री से एक इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट किया है, जो कि सरकार कर रही है। ये उसमें प्रोफेसर इरफान हबीब का एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया आया, प्रोफेसर नूरुल हसन का थॉट्स ऑन एग्रेरियन रिलेशन ऑफ मुगल इंडिया मुस्लिम इंडिया ऐसे आया, 3 स्टेज जमानी। इकोनॉमिक हिस्ट्री का प्रोसेस जो है वहीं से चला है, और वही ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक हिस्ट्री लाओ, पॉलिटिकल हिस्ट्री को बदलो। ये नई बात कहाँ कह रहे हैं मोदी जी, नई बात कहाँ बीजेपी कह रही है? ये बताइए सर कि जिस तरह से जो नाम और दूसरे संस्थानों के नाम, योजनाओं के नाम बदल दिए जा रहे हैं, क्या ये सही है? राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ झूठ की खेती करते हैं, झूठ की खेती।
कैसे झूठ की खेती करता बताइए तो, क्या करते हैं मोदी जी? कुछ वैसे कहने से हो जाए कि हम कह दे कोई झूठ। मणिपुर पर पीएम, इतना मणिपुर में हिंसा हुई, मणिपुर जल रहा है और पीएम चुप है। ये तो विषय है बहुत डिस्कशन की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने छोड़ा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो कहता है मणिपुर में रेप किया है, मैं एक लड़की को लाता हूँ 3 बार पहलवान मिलकर उसको रेप कर दे। ये इंदिरा जी के जेएनयू में घटना घटी थी, इंदिरा जी को झुका दिया था, कंप्रोमाइज़ करने पड़ा था। ये सतलज की घटना है। वो लोग बदमाशी होता है, बदमाशी करता है, उसको कौन मार सकता है? वो तो बाद में आया भी कि कितना हिंदू को मारा है वो लोग। मतलब यही है ना कि मतलब हिंदू और अदर कास्ट करके वोट की राजनीति हो रही है। नहीं, उसमें क्या करेगा? अदर कास्ट करके क्या कहेगा? अदर कास्ट को कोई बीजेपी करने गया है क्या? आप जेएनयू में जो घटना गई थी, बीजेपी पर यही आरोप लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है बीजेपी। एक खास वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर रही है कि महागठबंधन कर रहा है? ये जनगणना क्या है? जात पात की राजनीति नहीं है, जात पात को लड़ाने की बात है क्या? ये लोग बहुत है क्या? आज तो कहीं हम सुन रहे तो बोले सर कि मोदी जी जनगणना भी नहीं कर पाए, जबकि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए। करके क्या क्या ये लोग क्या क्या कर रहे? तो पहले समझ रहे थे। जिस ढंग से इन्होंने आरक्षण लाना इनको नहीं था, आरक्षण ला के इन्होंने लड़ाया, समाज में डिसयूनिटी फैलाया, और ये लोग 27% 27 में रहेगा उसको किया। मंडल कमीशन का प्रोविज़न था कि 3 साल एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। ये बताएं सर, ठीक है आप सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अभी जातीय जनगणना के आंकड़े आए तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो 90 हैं, 90 हैं, और उनमें से मात्र 3 ओबीसी है। तो ये क्या जस्टिस है ओबीसी के साथ? अधिकारी भाई जो पढ़ेगा वो करेगा। अब तो करता ही भी है, पहले लोग करता था, हम लोग दिल्ली जाते थे तो लोग। देश में क्या ओबीसी अधिकारी नहीं हैं? क्या उनको वहाँ पे जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, या जानबूझ के साजिश के तहत नहीं दी गई? आप लेटेस्ट रिजल्ट देखिए, वो सब तो वैसे करता। अब रिजल्ट देखिए, 32 यूपीएससी को सबसे बड़ा माना जाता है ना, 32 टाइटल से ज़्यादा किया है। अब देखिए रिजल्ट मेरे पास है। नहीं, आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि 90 जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनमें से मात्र 3 ओबीसी क्यों हैं? सचिव स्तर के जो अधिकारी है, जो पढ़ेगा वो करेगा। भाई आपने कहा अब इस बार का मैं रिजल्ट कर रहा हूँ ना। ओबीसी नहीं है, मतलब देश भर में ओबीसी अधिकारी नहीं है। और अधिकारी कैसे नहीं है? जो पढ़ेगा। पीएमओ में जो पोस्ट है, जो फैसला लेने वाले पोस्ट हैं सर, वो जो फैसला लेते हैं सचिव, उनमें से 90 में से मात्र 3 जो है ओबीसी। 3 इसलिए है कि जो पढ़ेगा वही ना अधिकारी बनेगा। हम तो कह रहे हैं सर कि 90 में से 3 ओबीसी, ऐसा क्यों है? ये भेदभाव नहीं है? नहीं, भेदभाव रहेगा ओबीसी का तभी न उसको लिया जाएगा। ओबीसी का देश में मतलब आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी नहीं है? एकदम कम था। हम ही लोग जा रहे थे, लोग नहीं, अभी है कि नहीं है? अब इस बार अब करने लगा है, इस बार किया है। इससे पहले मतलब नहीं कर रहे थे? करता था, थोड़ा बहुत करता था। अब सहरसा ले लीजिए आप। सहरसा से पहले हम लोगों के समय एक धारणा बनी थी कि ओबीसी को, यादव को नौकरी होता ही नहीं है। हम ही लोगों को लोग रोकते थे, भाई दिल्ली जाके क्या करोगे? आप सर चुनाव लड़ने की बात दावे कर रहे हैं मधेपुरा से, तो जब कहता है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, तो जब आप 90 में से 3 के बात मैं कर रहा हूँ ओबीसी की, तो आप कह रहे हैं कि मतलब वो पढ़ते ही नहीं हैं इसीलिए नहीं है। तो ऐसे में यादव लोग कैसे आपको वोट देगा? यादव लोग हमको कैसे वोट देगा? हम सही बात बोलते हैं, उस समय बताएगा यादव लोग कैसे वोट देता है। यादव लोग इस चीज़ को मानता है। हमने पढ़ने लगा है ज़्यादा। आप क्या करें? मधेपुरा के यादव सब ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े कौन कहता पढ़े? मधेपुरा का यादव तो सबसे एडवांस है। जिस समय वहाँ ये कॉन्सेप्शन था कि यादव को नौकरी ही नहीं मिलती है, सवाल उठा रहे हैं कि देखिए उस समय भी मधेपुरा से
और जिस समय गिने चुने यादव थे उस समय भी मध्यप्रदेश से यूपीएससी में इनकम टैक्स में यादव कम्पीट किया था। वो तो ठीक है सर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप वोट कैसे ले पाएंगे? क्या वोट कैसे ले पाएंगे यादवों का? क्यों नहीं ले पाएंगे? क्या हम में गड़बड़ी है कि वोट नहीं ले पाएंगे? यादव इस चीज़ को मानता था कि हम लोग अब पढ़ने लगे हैं, सब मानता है तो जी। ये थे प्रोफेसर रामचंद्र यादव, जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई भी हैं और हाल ही में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और इनका कहना है कि ये मोदी जी के नीतियों से प्रभावित हैं और तमाम जो राष्ट्रवाद, हिंदू, इन तमाम जो सिद्धांत है बीजेपी का, उससे ये प्रभावित होकर मोदी जी को ज्वाइन किए हैं। देखिए 2024 के चुनाव में जिस पर्पस से रामचंद्र यादव ने बीजेपी का दामन थामा है, वो पर्पस इनका पूरा होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।